व्याख्यान 45, लेक्चर 45, और इस व्याख्यान का शीर्षक है विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा ऊर्जा तथा संवेग का संचालन। तो यहां पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अर्थात विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र साथ में मिलकर ऊर्जा और संवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। और आप ध्यान दें कि मैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक साथ बोल रहा हूं, तो यह तभी होता है जब दोनों क्षेत्र एक साथ होते हैं। तो अभी तक हमने मैक्सवेल के समीकरण देखे पिछले व्याख्यान में, जो कि हैं डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन 0, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस dB बाई dt, डेल डॉट बी बराबर 0 और डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन 0 म्यू 0 डी ई डी टी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये समीकरण अपने आप में संपूर्ण हैं और इनके द्वारा हम किसी भी विद्युत चुंबकीय फिनोमिना का पूरा विवरण दे सकते हैं। तो अब हम इन समीकरणों का प्रयोग करके यह दिखाएंगे कि किस प्रकार विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र मिलकर ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। तो हमारा उद्देश्य इस व्याख्यान में है यह दिखाना कि किस प्रकार विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र मिलकर ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। और इसके लिए हम मैक्सवेल के समीकरणों का प्रयोग करेंगे। और मैं पुनः कह देता हूं कि मैक्सवेल के समीकरण ही हमको सब तरह की विद्युत चुंबकीय जो भी फिनोमेना होते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो इसके लिए हम मानेंगे कि एक कुछ क्षेत्र में जिसका आयतन V है, कुछ आवेश है जिसको हम आवेश घनत्व रो RT से लिख देते हैं। मैं सीधे सीधे आवेश घनत्व लिख रहा हूं क्योंकि अगर ये बिंदु आवेश भी हैं तब भी हम रो RT बराबर डेल्टा R लिख सकते हैं। और इसमें कोई इससे संबंधित धारा JRT बह रही है। तो किसी भी स्थान पर इसमें हम लिख सकते हैं कि JRT बराबर होगा रो RT, वहाँ पर इसका वेग। अब यदि यहाँ पर कोई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, ये मान लें कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और साथ में कोई चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो हमें मालूम है कि चुंबकीय क्षेत्र तो कोई कार्य नहीं करता है आवेशों पर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल हमेशा जो वेग है उसके लंबवत होता है। तो इस पर पूरा किया गया कार्य तो आवेशों पर E के द्वारा कार्य करा जाएगा।
और इसके अनुसार ई से, या पूरी तरह से अगर हम लिखें ई और बी में संचित ऊर्जा आवेशों की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात क्या हो रहा है कि मान लीजिए ई और बी फील्ड में कुछ ऊर्जा है, और यदि ये आवेश या चार्ज घनत्व चलने लगता है तो इसको जो ऊर्जा मिलेगी वह ऊर्जा यहीं से आएगी, ई और बी से। तो यह ई तथा बी क्षेत्रों में संचित ऊर्जा है, और ये धीरे धीरे दी जा रही है इस कार्य के द्वारा इन आवेशों को। तो ये ऊर्जा कितनी जाएगी, तो हम निकाल लेते हैं ऊर्जा का मान प्रति सेकंड बराबर होगा इन पर लगने वाला बल, जो कि होगा रो ई डॉट इनका वेग, और इसको हम पूरे आयतन के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ईट डॉट जे डीवी। इतनी ऊर्जा हम इसको दे रहे हैं, और इसको हम लिख देते हैं डब्ल्यू मैकेनिकल। तो यहाँ मैं मैकेनिकल का अर्थ लिख देता हूँ। यहाँ पर मैक हमने लिखा है मैकेनिकल अर्थात यांत्रिक ऊर्जा के लिए। तो ये ऊर्जा इतनी दी जा रही है आवेशों को। तो क्या हम मान लें, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या हम मान लें कि डी बाई डी टी अर्थात विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो ऊर्जा है उसका जो बदलने की दर है ये बराबर होगी माइनस डब्ल्यू मैकेनिकल का। ये मैं आपसे प्रश्न एक आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि हमने ऐसा लिखा है कि ई और बी के क्षेत्रों में जो संचित ऊर्जा है वह इनमें यांत्रिक ऊर्जा में इनके चली जा रही है, परिवर्तित हो जा रही है। तो क्या ये समीकरण ठीक है? यदि हम मानते हैं ये ठीक है तो हमको दिखाना होगा कि ये मैक्सवेल इक्वेशन से आ रही है। यदि ठीक नहीं है तो जो कुछ और पद इसमें आते हैं उनका अर्थ क्या है वो हमको समझना होगा। तो अब देखते हैं इसको निकालकर कि क्या होता है। तो हमने लिखा कि W मैकेनिकल बराबर है इंटीग्रल E डॉट जे डी वी, और अब हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो यांत्रिक ऊर्जा आ रही है क्या ये पूरी तरह से विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा से आ रही है और पूरा का पूरा इधर परिवर्तित हो जा रही है, कुछ और भी हो रहा है। तो इसके लिए हम मैक्सवेल के समीकरणों का प्रयोग करेंगे। तो पहला समीकरण जिसका हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर, हमने देखा था कि कर्ल ऑफ बी बराबर है म्यू ज़ीरो जे प्लस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डी ई डी टी, और इससे हम निकाल लेंगे कि जे का मान है बराबर कर्ल ऑफ बी 1 अपॉन म्यू ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन ज़ीरो
डी ई डी टी। अब मैं धीरे धीरे इसको करूँगा क्योंकि इसमें थोड़ी गणित लगती है। तो इसके कारण अब हम लिख सकते हैं कि W मैकेनिकल बराबर E डॉट जे डी वी, जिसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल E डॉट कर्ल ऑफ B, और इसमें बाहर से 1/μ0 है, माइनस इंटीग्रल E डॉट डी ई डी टी डी वी, और इसमें बाहर से एक एप्सिलॉन 0 है। और इसको यदि हम प्रयोग करें कि E डॉट डी ई बाई डी टी बराबर है 1/2 पार्शल टी ई स्क्वायर, तब जो ये दूसरा वाला पद है, जब मैं v के ऊपर इंटीग्रल कर दूंगा तो इसमें r पे इस पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, तो पार्शियल डेरिवेटिव जो t का है वह पूरा पूरा डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रल एप्सिलॉन 0/2 ई स्क्वायर डी वी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि W मैकेनिकल बराबर हो जाता है 1/μ0 इंटीग्रल E डॉट कर्ल ऑफ B माइनस डी बाई डी टी ऑफ एप्सिलॉन 0/2 ई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं आर टी डी वी। तो ये जो हमने एक क्षेत्र लिया था, एक वॉल्यूम V लिया था, उसमें ये सब हो रहा है। इसके अंदर एक मैकेनिकल एनर्जी खर्च हो रही है, जो मैकेनिकल एनर्जी उसमें यांत्रिक ऊर्जा बन जा रही है आवेशों की, और वो इसके बराबर है E और B के, यदि उनको लेकर हम इसको लिखें। अब हम एक वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के डाइवर्जेंस का सूत्र लिखते हैं। ये बराबर है B डॉट कर्ल ऑफ E माइनस E डॉट कर्ल ऑफ B, और इसको प्रयोग करके हम लिख सकते हैं कि E डॉट कर्ल ऑफ B बराबर है B डॉट कर्ल ऑफ E माइनस डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस B। और पुनः मैं प्रयोग करना चाहूँगा एक मैक्सवेल की इक्वेशन का, जिसके अनुसार E का कर्ल माइनस डी बी बाई डी टी होता है। तो इस कारण से जो ये पद है E डॉट कर्ल ऑफ B बराबर हो जाएगा माइनस, अब मैं सीधे सीधे इसका उत्तर लिख दे रहा हूँ, 1/2 पार्शियल डी टी बी स्क्वायर, ये पहला पद है, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस B। पुनः जब इनको हम उस इंटीग्रल के अंदर लिखते हैं, यहाँ पर एक dv भी होगा, तो हम देखेंगे कि हमको मिलता है W मैकेनिकल बराबर माइनस, अब इंटीग्रल करने पर हम जब t के डेरिवेटिव को बाहर लेंगे तो उसको पूरी तरह से पूरा डेरिवेटिव लिख सकते हैं b स्क्वायर बटे 2μ0 माइनस 1/μ0 डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस B, और इसका इंटीग्रल वॉल्यूम के ऊपर है, यहाँ पर भी मैंने एक वॉल्यूम इंटीग्रल लिखना चाहिए, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एप्सिलॉन 0/2 ई स्क्वायर डी वी। अब हर पद हमारे पास आ गया है। इसको हम आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे तो हमारे पास ये एक V वॉल्यूम है, इसके अंदर कुछ रो आर टी है, इसके अंदर कुछ जे आर टी है। तो इसके लिए हमने निकाला
कि W मैकेनिकल बराबर है माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रल, अब मैं कुछ पदों को एक साथ ले लूँगा, बी स्क्वायर बटे 2 म्यू ज़ीरो प्लस अपसिलॉन ज़ीरो बटा 2 ई स्क्वायर डी वी माइनस इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस बी डी वी, और बाहर इसको हम म्यू ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं, म्यू ज़ीरो से भाग दे रहे हैं। तो अब जरा सा इन पदों को इधर उधर ले जाऊं तो मैं देखूंगा कि इसको लिख सकता हूं डी बाई डी टी इंटीग्रल बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू ज़ीरो प्लस अपसिलॉन ज़ीरो बटा 2 ई स्क्वायर डी वी बराबर माइनस डब्ल्यू मैकेनिकल माइनस, अब दूसरे पद को मैं डाइवर्जेंस की प्रमेय का उपयोग करते हुए लिख देता हूं, इंटीग्रल ई क्रॉस बी अपॉन म्यू ज़ीरो डॉट डी एस। डी एस में छोटा लिख देता हूं क्योंकि मैं एस का प्रयोग एक और मात्रा के लिए करूंगा। तो जहां की डी एस इस आयतन से बाहर की ओर निकलते हुए क्षेत्रफल को इंगित करता है। तो ये तो हमने गणितीय तरीके से लिख दिया। अब इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये हमको समझना है। तो यदि आप पहले वाले पद को जो बाईं ओर है देखें तो यह है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में बदलाव की दर। इस जो पूरे आयतन में जो कुल विद्युत चुंबकीय विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो ऊर्जा है उसमें कितना बदलाव हो रहा है, और ये बदलाव की दर दाईं ओर दो कारणों से है। पहला कारण तो है ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है, और उसके कारण माइनस डब्ल्यू मैकेनिकल, अगर उनको मैकेनिकल जो यांत्रिक ऊर्जा है आवेशों को वो डब्ल्यू मैकेनिकल के बराबर मिल रही है तो उतना ये कम हो जा रही है। और अब दूसरा जो पद है हमको उसकी व्याख्या करनी है, और दूसरा पद तो जैसा कि मैंने आपसे पहले एक प्रश्न पूछा था, क्या इस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा पूरी की पूरी यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक दूसरा पद भी है जिसकी हमको अब व्याख्या करनी है, और यही हमको विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा जो ऊर्जा का संचालन होता है या ऊर्जा का प्रवाह होता है वह देता है। इसको अब हम समझेंगे। तो मैंने एक ये क्षेत्र लिया था जिसका आयतन V है, और यहाँ पर E भी है, B भी है, इसके चारों ओर भी E और B दोनों हैं। इसके बाहर की ओर निकलता हुआ क्षेत्रफल ds है, इस प्रकार से। और इन विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के कारण, चुंबकीय क्षेत्र तो कोई कार्य नहीं करता है, लेकिन इस विद्युत क्षेत्र के कारण अंदर आवेशों को एक ऊर्जा मिल रही है। इस ऊर्जा के कारण इस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा बदलती है, और ये पहला पद देता है डब्ल्यू मैकेनिकल। और साथ में एक दूसरा पद है इंटीग्रल ई क्रॉस बी ओवर म्यू ज़ीरो डॉट डी एस। तो ये
दूसरे पद के कारण भी कम हो रही है। अगर दूसरे पद के कारण कम हो रही है, इसका अर्थ यह हुआ कि यह ऊर्जा कहीं जा रही है, और सीधे सीधे आप देखिए यह इस सतह से जा रही है। तो यदि E क्रॉस B की दिशा आयतन से बाहर की ओर हो तो ऊर्जा इस आयतन से बाहर जा रही है, और यदि E क्रॉस B की दिशा ds से विपरीत हो तो ऊर्जा अंदर आ रही है। ये बड़ा आसान है देखना, क्योंकि यदि E क्रॉस B और ds की दिशा एक ही है तो ये इंटीग्रल धनात्मक होगा, और उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह की वजह से जो ऊर्जा है आयतन के अंदर वो कम हो रही है। इसका मतलब ऊर्जा बाहर की ओर जा रही है। और यदि E क्रॉस B और ds की दिशाएं विपरीत हैं तो ये ऋणात्मक होगा जो इंटीग्रल होगा, और इसके आगे का ऋणात्मक चिन्ह इसको धनात्मक बना देगा। इसका मतलब ऊर्जा अंदर बढ़ रही है। तो ये एक तरह से ऊर्जा का प्रवाह देता है। तो इसका अर्थ हम निकाल सकते हैं, इन दोनों वक्तव्यों का अर्थ ये निकाल सकते हैं कि E क्रॉस B बटा म्यू ज़ीरो ऊर्जा के प्रवाह की दर देता है। ऊर्जा के प्रवाह की दर प्रति इकाई क्षेत्रफल, क्योंकि हमने इसको ds से भी गुणा करा है। तो इसको बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम फिर से ये एक आयतन बना लेते हैं। इसके अंदर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, और इसके अंदर जो आवेश है उनमें एक W मैकेनिकल ऊर्जा जा रही है, और साथ में इसके सतह से कुछ ऊर्जा बाहर भी जा सकती है, कुछ अंदर भी आ सकती है। ये E क्रॉस B बटा म्यू ज़ीरो टर्म है, दूसरा भी यही है E क्रॉस B बटा म्यू ज़ीरो। तो लाल वाले जो तीर हैं ये ऊर्जा को अंदर ले जा रहे हैं, हरे वाले तीर इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो कुल ऊर्जा के प्रवाह की दर, और ये कहां से हो रहा है ऊर्जा का प्रवाह? आयतन खंड की सतह से, बराबर है इंटीग्रल E क्रॉस B बटा म्यू ज़ीरो डॉट ds। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब हम इसका तात्पर्य निकालेंगे कि E क्रॉस B बटा म्यू ज़ीरो हमको देता है ऊर्जा प्रवाह प्रति क्षेत्रफल एंड सेकंड, तो जो बराबर है प्रति इकाई क्षेत्रफल से ऊर्जा के प्रवाह की दर। तो ये इसका
इंटरप्रिटेशन या इसकी व्याख्या है कि ये, और हमने इसको पूरी तरह से मैक्सवेल के इक्वेशन से दिखाया है, और हमने ये भी दिखाया कि किस प्रकार इससे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी ठीक रहता है। जो भी ऊर्जा कम हो रही है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, वो या तो मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा में बदल जा रही है आवेशों के, या फिर ये इस आयतन से बाहर निकल जा रही है। तो पूरी तरह से ऊर्जा संरक्षण का नियम भी इसमें ठीक रहता है। इस मात्रा को हम S कैपिटल S से दिखाते हैं, जो कि E क्रॉस B बटा म्यू 0 है, और इसको पॉइंटिंग वेक्टर अर्थात अंग्रेजी में POYNTING वेक्टर के नाम से जानते हैं। पॉइंटिंग का मतलब कहीं की ओर पॉइंट करते हुए नहीं, पॉइंटिंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह पहली बार बताया, तो इसको हम पॉइंटिंग वेक्टर के नाम से जानते हैं। और जैसा कि मैं पहले ही लिख चुका हूँ, इसकी व्याख्या करी जाती है कि यह हमें प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा इन विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा ले जाई जा रही है वह देता है। ध्यान दें कि E और B दोनों ही इसके लिए आवश्यक हैं। यदि E शून्य हो या B शून्य हो तो धारा ये ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा। और आप पूछ सकते हैं, क्या ये एक गणितीय तरीके से निकाला हुआ सूत्र है या वास्तव में ऐसा होता है? तो प्रयोगों द्वारा भी ये दिखाया जाता है कि वास्तव में ऊर्जा जो ले जाई जाती है विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा वह यही है। अब इसका हम एक उदाहरण देते हैं। इस उदाहरण में, ये बहुत एक सरल सा उदाहरण है, हम एक तार लेते हैं जिसकी त्रिज्या a है और उसमें एक I मान की विद्युत धारा बह रही है। तो एक लंबे सीधे तार में विद्युत धारा I बह रही है। तार बेलनाकार है और इसकी त्रिज्या a है। तो अब हम दिखाएंगे कि इसमें जो ऊर्जा, जो ऊष्मा पैदा होती है, वह ऊर्जा पॉइंटिंग वेक्टर द्वारा ही इसके अंदर लाई जाती है। इससे हम दिखा देंगे कि ये केवल एक गणितीय उत्सुकता नहीं है, बल्कि वास्तव में ऐसा होता है। तो हम दिखाएंगे कि तार में उत्पन्न जूल ऊष्मा, और ये क्या हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा का मान पॉइंटिंग वेक्टर द्वारा इसके अंदर लाई जाने वाली ऊर्जा के बराबर है। तो इससे वो ऊर्जा संरक्षण का नियम भी हमको दिख जाएगा कि वास्तव में उसका अनुसरण होता है, क्योंकि जो स्थिति दी हुई है इसमें ई फील्ड या बी फील्ड तो बदल नहीं रहा है, तो केवल जो ऊर्जा लाई जा रही है वह यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो इसको करने के लिए हम मानेंगे कि I तार पर
समान रूप से वितरित है और इस कारण इसके अंदर J जो होगा वह हो जाएगा I/πa²। और कोई भी गणना करने से पहले हमको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो इसको हम मानेंगे कि ये दिशा इसकी बहने की z है और तो ये दिशा फाई हो जाएगी और बाहर की ओर जाती हुई दिशा s की दिशा हो जाएगी। तो j यदि हम इसको वेक्टर के रूप में लिखें तो ये z दिशा में है, इसलिए जो विद्युत क्षेत्र होगा इस तार के अंदर वह हो जाएगा इसका रेजिस्टिविटी गुणा J, जो बराबर हो जाएगा ρI/πa²Z। तो इसके अंदर मैं यदि विद्युत क्षेत्र दिखाऊं तो हर ओर ये विद्युत क्षेत्र Z दिशा में है सतह तक। सतह के बाहर भी कुछ विद्युत क्षेत्र होता है, पर अभी हम उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसकी सतह पर एक विद्युत क्षेत्र है जिसका मान ρI/πa² है Z दिशा में, और सतह पर B का मान होगा, इसकी कई बार हम गणना कर चुके हैं, μ0/2π I/a, और इसकी दिशा फाई की ओर होगी। तो E का मान हमने सतह पर निकाल लिया, B का मान हमने निकाल लिया, और इन दोनों को मिलाकर हमको S जो कि 1/μ0 E क्रॉस B है उसका मान आ जाएगा, μ0 कट जाएगा, ρI² बटा 2π² a³ S दिशा में अंदर की ओर, Z क्रॉस फाई माइनस S देता है। तो इस तार के लिए जो कि Z दिशा में करंट I ले जा रहा है, इसकी त्रिज्या A है, इसके लिए हमने S निकाल लिया कि ये हर स्थान पर अंदर की ओर है, और S बराबर है माइनस ρI² बटे 2π² a³ S यूनिट वेक्टर। तो मैंने आपको S ऐसे बनाते हुए दिखाया, यह पूरी कहानी नहीं है। यहाँ पर हमने केवल S के उस घटक को निकाला है जो कि तार के अंदर की ओर जा रहा है। दूसरे घटक भी होते हैं, लेकिन उसके बारे में अभी हम चिंता नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक मैं टिप्पणी करना चाहूँगा, और इसको इस उदाहरण को हल करने के बाद दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों है। टिप्पणी में ये कहना चाहूँगा, हमने S के केवल इस वाले घटक का मान ज्ञात करा है, इसके दूसरे घटक भी होते हैं, और इसके बारे में मैं एक क्वालिटेटिव चर्चा इसके बाद करूंगा, उनको हम पूरी तरह से नहीं निकालेंगे। तो अभी आप देखिए कि यदि ये S है तो प्रति सेकंड एक मीटर तार के अंदर जाने वाली ऊर्जा जो कि इस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ले जाई जा रही है, इसका मान होगा S.ds, और ds का हम चूंकि अंदर की ओर ले जा रहे हैं तो ds यदि हम बाहर की ओर लेंगे तो इसका मान ऋणात्मक आएगा, जिसका अर्थ यह है कि ऊर्जा भीतर की ओर जा रही है। तो ये बराबर हो जाएगा
आई स्क्वायर बटा 2 पाई ए क्यूब्ड गुणा 2 पाई ए। तो ये बराबर आ जाएगा रो आई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। पाई स्क्वायर था तो ये पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। ये इसके अंदर जाने वाली ऊर्जा का मान है। अब देखते हैं इसके अंदर जूल ऊष्मा कितनी बन रही है। तो इसके अंदर जूल ऊष्मा बनेगी इसका प्रतिरोध गुणा आई स्क्वायर, और 1 मीटर तक लंबे तार के लिए प्रतिरोध हो जाएगा रो गुणा 1 बटा पाई ए स्क्वायर गुणा आई स्क्वायर। और आप देख सकते हैं दोनों बराबर हैं। तो जो पहले हमने व्याख्या करी थी कि इस पॉइंटिंग वेक्टर द्वारा तार के अंदर या किसी आयतन के अंदर या बाहर जाती हुई ऊर्जा का प्रवाह बताया जाता है, हमने उसको सिद्ध कर दिया कि वह ऊर्जा संरक्षण कैसे होता है। ये ऊर्जा जो उसके भीतर ले जाई जा रही है वो वहाँ ऊष्मा के रूप में प्रकट हो जाती है। अगला प्रश्न ये उठता है कि ये ऊर्जा बैटरी से इस तार की ओर कैसे जाती है। तो हम ये प्रश्न भी यहाँ लिख देते हैं। प्रश्न, यह ऊर्जा बैटरी से तार तक कैसे पहुंचती है। और इसका अब हम उत्तर देंगे। इसके लिए पुनः हम ये तार बना लेते हैं और इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इस तार में एक प्रतिरोध है आर, कुल प्रतिरोध, और यहां पर प्रतिरोध 0 है। इस बैटरी को हम मान लेते हैं कि इसका जो ईएमएफ है वह ई है। तो आप देख सकते हैं इस बैटरी के कारण इस तार के भीतर एक धारा आई बह रही है, और हम मान सकते हैं कि इसके निचले छोर पर इस तार के विभव ई के बराबर है और ऊपर 0 के बराबर है। तो हमने इस बैटरी में भी माना कि इसके निचले छोर पर विभव ई के बराबर है और ऊपरी छोर पर v बराबर 0 है। अब इस तार में अलग अलग स्थानों पर कुछ विभव होगा। जैसा कि हमने दिखाया, इसके निचले छोर पर तो विभव ई है, उससे थोड़ा कम होगा, उससे थोड़ा कम होगा, उससे थोड़ा कम होगा, और ऊपर तक जाने में 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये इस विभव का बदलाव बैटरी और तार के बीच में कैसे होता है। तो हम 4-5 कुछ रेखाएं खींच लेते हैं बैटरी के अंदर जो अलग अलग विभव दर्शाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम ऐसे विभव की सतह बनाएं जिन पर विभव का मान बराबर हो, तो ई विभव के लिए यह सतह कुछ इस प्रकार बनेगी, उससे कम विभव के लिए यह सतह इस प्रकार बनेगी, उससे कम विभव के लिए यह सतह इस प्रकार बनेगी, उससे कम विभव के लिए यह सतह इस प्रकार बनेगी, और ये ऐसे बन जाएगी। तो हमने कुछ सतह बना दी जिन पर विभव एक समान है। सबसे नीचे वाली सतह पर विभव ई है, सबसे ऊपर वाली सतह पर विभव 0 है, और बीच में और विभव के मान है। अब हम पहले ही देख चुके हैं कि ई जो विद्युत क्षेत्र होता है यह माइनस ग्रेड वी होता है, और इसका अर्थ यह हुआ कि ई की दिशा समान विभव वाली सतहों के लंबवत है, और ये अधिक
विभव से कम विभव की ओर है। अतः यदि मैं यहां पर जो विद्युत क्षेत्र बनाऊंगा वह कुछ इस प्रकार होगा, लंबवत और इस प्रकार से। ये तो तार के चारों ओर बनने वाला विद्युत क्षेत्र है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप ये ना माने कि बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और ये तार के समानांतर ही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ अलग अलग विद्युत क्षेत्र इस प्रकार बनता है। और हमें पता है जब तार में धारा ऊपर की ओर बह रही है तो हर स्थान पर लगभग जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह भीतर की ओर जाएगा। अब इस चित्र को मैं थोड़ा और साफ सुथरा बना देता हूं। तो हमने इस तार पर E और B की दिशाएं दिखा दी हैं। तो B की दिशा तार के दाईं ओर पर्दे से अंदर की ओर जाती हुई है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि E क्रॉस B, यदि आप देखें पुनः समान विभव वाली सतहों के समांतर होगा। अब इन सब चित्रों को मैं दोबारा से अगले पर्दे पर बना देता हूं और थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं। तो ये हमारे पास एक तार है जिसको हमने एक बैटरी से जोड़ा हुआ है और हमने कुछ समान विभव वाली सतहें बनाई हैं। और इन सतहों पर विद्युत क्षेत्र बनाया है। तो इस तरीके से इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना हुआ है और यहाँ पर हमने हर स्थान पर B भी दिखा दिया है। तो ये नीला रंग B के लिए है, हरा रंग E के लिए है और E क्रॉस B हमने पहले ही निकाला कि E क्रॉस B की दिशा समान V वाले सतहों के समांतर है। ये आप खुद भी देख सकते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये दिशा S की है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार बैटरी से इन दिशाओं की ओर बहते हुए ऊर्जा तार की ओर जा रही है। तो S पॉइंटिंग वेक्टर की दिशा भी यही है और बैटरी से तार तक ऊर्जा इन दिशाओं में बहते हुए
तार तक पहुंचती है। मैंने इस पूरे बैटरी के चारों क्षेत्र और तार के चारों क्षेत्र का कुछ हिस्सा ही लिया है, बाकी हिस्सों से भी ऊर्जा का प्रवाह होगा। तो मान लीजिए हम बाहर की ओर से लें तो हो सकता है बाहर से घूम के आ रही हो। तो ये आपको एक छोटा सा उदाहरण, बहुत सरल सा उदाहरण दिया जिससे आपको थोड़ा सा एक अनुभूति हो जाए कि किस प्रकार से बैटरी से ऊर्जा तार की ओर बहती है। तो दूसरी लाइनें अगर मैं बनाना चाहूँ तो हो सकता है बाहर की ओर से ये ऐसे जाए। तो अलग अलग तरीक़ों से ये जा सकती है। तो थोड़ा सा आपको उदाहरण देके बता दिया कि कैसे ये होता है। इसकी गणना भी करी जा सकती है जो आपके इस कोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा उन्नत होती है, तो इसलिए मैं नहीं करूँगा। लेकिन आपको आशा है पता चल गया होगा किस प्रकार से ऊर्जा बैटरी से निकलती है और तार की ओर बहती है। और जैसे कि मैं पहले गणना द्वारा दिखा चुका हूँ, तार की सतह पर जो ऊर्जा अंदर की ओर जा रही है उसका मान अंदर पैदा होने वाली ऊष्मा के बराबर होता है। अब ऊर्जा की चर्चा हमने कर ली और बहुत ही क्वालिटेटिव तरीके से अब मैं चर्चा करना चाहूँगा विद्युत चुंबकीय। पुनः मैंने विद्युत चुंबकीय लिखा है इसलिए ई और बी दोनों का होना जरूरी है। क्षेत्र में संवेग, और इसको निकालने के लिए मैं बहुत अधिक गणित का प्रयोग नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसको विमाओं के विश्लेषण यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा इसका सूत्र निकालूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अभी आपको एक पता चल जाए कि कितना संवेग होता है, और मैं बहुत अधिक गणित मैं आपको लिप्त नहीं करना चाहता हूं। तो आप देखें हमने S निकाला जो कि ऊर्जा का प्रवाह है, और आपकी उत्सुकता जगाने के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि एक चलायमान कण वेग v से चल रहा हो तो यह अपने साथ ऊर्जा जो कि हाफ mv² है तथा संवेग जो कि mv है, दोनों ले जाता है। इसी प्रकार यदि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है तो हम अपेक्षा कर सकते हैं कि यह भी एक संवेग को अपने साथ ले जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार क्षेत्र द्वारा ऊर्जा प्रवाहित करने में हम अपेक्षा कर सकते हैं कि यह संवेग का प्रवाह भी कर रहा है। तो संवेग का प्रवाह ये करता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, और उसका हम अब मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। तो आप देखिए जो S है इसकी यदि हम विमाएं निकालें तो ये क्या है, यह है ऊर्जा प्रति
क्षेत्रफल प्रति सेकंड, अर्थात इसकी विमाएं होंगी m v स्क्वायर बटा l स्क्वायर t। और इसको यदि मैं संवेग के सूत्र के साथ लिखूं तो इसको मैं संवेग के लिए mv लिख दूंगा, v बाहर आ जाएगा बटा l स्क्वायर t लिख दूंगा। अब मैं ऊपर और नीचे दोनों ओर l से गुणा करता हूं तो मुझे मिल जाता है m v गुणा v स्क्वायर बटे l क्यूब्ड। क्यों? क्योंकि इस l स्क्वायर और इस l को मिला के मैंने l क्यूब बना दिया और l बटा t को v बना दिया। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैंने क्या करा है। मैंने l बटा t बराबर v ले लिया है और l क्यूब बना दिया। तो हम देख सकते हैं कि s की विमा है संवेग बटा आयतन गुणा v स्क्वायर। अब मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि विद्युत चुंबकीय जो भी विद्युत चुंबकीय घटनाएं होती हैं या इनसे जो भी संबंधित कोई भी फिनोमेना होता है, इनके प्रभावों के लिए v बराबर c यानी कि प्रकाश का वेग। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि विद्युत चुंबकीय संवेग का घनत्व जो कि संवेग बटा आयतन होगा, उसका मान s के मान बटा c स्क्वायर होगा। तो इसलिए संवेग घनत्व का मान बराबर 1/μ0 E क्रॉस B का मान बटे c स्क्वायर। और जैसा कि हमने एक कण के लिए देखा कि उसका संवेग की दिशा और ऊर्जा के बहाव की दिशा एक ही होती है, तो संवेग की दिशा उस ऊर्जा के बहाव की दिशा की ओर होगी। और इसलिए हम लिख देंगे कि संवेग घनत्व जो है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर हो जाएगा 1/μ0 E क्रॉस B बटा c स्क्वायर। ये संवेग घनत्व है। और जब ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हैं तो संवेग घनत्व है तो ये चलेगा भी, तो इसका भी प्रभाव होता है। और संवेग घनत्व के प्रवाह की दर अर्थात प्रति सेकंड कितना चल रहा है और प्रति इकाई क्षेत्रफल, यानी कि हम कह रहे हैं संवेग बटा क्षेत्रफल सेकंड, ये बराबर हो जाएगा इसके घनत्व के। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, विद्युत चुंबकीय प्रभावों के लिए जो वेलोसिटी होती है या वेग होता है उसको हम c लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 1/μ0 E क्रॉस B बटा c। तो ये जो है संवेग के प्रवाह की दर हो जाएगी। तो यदि कोई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है उसमें इस दर से प्रति इकाई क्षेत्रफल इतना संवेग बहता है। और यह भी प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया जाता है, क्योंकि यदि संवेग बह रहा है तो ये बल भी लगाएगा और वो बल नाप के आप निकाल सकते हैं कितना संवेग बहा है। तो इसको मैं यहीं पर रोक दूंगा और बाद में जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगें करेंगे वहाँ पर फिर से इस सूत्र का प्रयोग करूँगा।
तो इसी के साथ मैं आपको इस व्याख्यान का सारांश देना चाहूँगा और सारांश में हम ये कहेंगे कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा ऊर्जा के प्रवाह की दर S बराबर 1/μ0 E क्रॉस B प्रति क्षेत्रफल इकाई होती है। और एक बार हम ये निकाल लें तो इसी के साथ संवेग का घनत्व और संवेग के घनत्व के प्रवाह की दर भी जुड़ी होती है, जो हम C से इसको विभाजित करके या C² से विभाजित करके निकाल सकते हैं। थैंक यू।